हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 19 अगस्त 2023 और अब तक हमने यूपीएससी पीवाईक्यू को हम सॉल्व कर रहे थे और आज हम देखेंगे हमारा 2020 का क्वेश्चन नंबर 29 है और ये सीरीज है हमारे पास ए। ठीक है। और इसमें अब तक हमने 28 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है और इन 28 क्वेश्चनों में आपने देखा होगा किस तरीके से हमने न्यू एंड ओल्ड पैटर्न को एक दूसरे से कोरिलेट करने की कोशिश की है और उसके बाद आपका क्या हो जाता है कि जैसे अगर आपने आपने मान लीजिए कोई भी न्यू पैटर्न से क्वेश्चन को ओल्ड पैटर्न से सॉल्व कर लिया, देन अगर आपने उसको न्यू पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश भी की, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस जो है मैं बता दूं आपको कि जब आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं विद द टू पैटर्न्स, देन यू कैन क्लियरली एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है कि हम इस लेवल के क्वेश्चनों को डील कर लेंगे इजीली। ओके, सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, द टर्म, दो टर्म दिए हैं ये, एक है कोलवाप और एक है ड्रोनावाप। ठीक है, डिनोट्स, ये क्या डिनोट्स करते हैं? मेजरमेंट ऑफ द लैंड्स, कोइन ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिकल्स ऑफ अर्बन लैंड्स या रिलीजियस रिचुअल्स। अब देखिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बताऊंगा, लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, जैसा कि अपना रूटीन है। उसके बाद हम देखते हैं अपना पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और 18 अगस्त एक दिन पहले का देखते हैं। तो देखेंगे क्या है हमारे पास। ये है उद्गम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल्स। ठीक है, ये है क्या? एक्चुअली में इसको लॉन्च किया है बाय द आरबीआई। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल enable bank customers to find their unclaimed deposits across multiple banks in at one place। कुल मिला के ये है कि जैसे आपने जीरो एफआईआर पड़ी थी, मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी केस हो जाता है और वो दिल्ली एनसीआर का है और वो केस जो है उसके साथ नोएडा में हुआ है, अगर उसने नोएडा में केस करा दिया है तो वो उसकी यू कैन से दैट जो एफआईआर है वो ट्रांसफर हो जाएगी दिल्ली एनसीआर को। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, सॉरी, इसी तरीके से क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका किसी भी बैंक में आपने एक दो तीन या चार मल्टीपल बैंक में आपने अकाउंट्स खुलाया, उसके बाद आपने उस पर क्लेम ही नहीं किया। किसी में आपका 20 रुपये डला है, किसी में यू कैन से दैट 120 रुपये डला है, किसी में आपका 1000 है, किसी में आपका यू कैन से दैट 2000 है। इस तरीके से मल्टीपल मनी एंड मल्टीपल बैंक्स में आपका डिपॉजिट है। देन उनको एक्सेस करने के लिए अब आपके लिए एक क्या होगा, एक उद्गम जो है यू कैन से दैट विच इज लॉन्च बाय द आरबीआई। ठीक है, और इसमें पोर्टल्स है ना, तो इस पोर्टल्स को आरबीआई ने लॉन्च किया है और इसमें आप जो भी आपकी अनक्लेम डिपॉजिट है उसको आप मल्टीपल बैंक में है बट उसको आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इन ए वन प्लेस। सो अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब होता है बैलेंस इज अ सेविंग एंड करेंट अकाउंट्स दैट आर नॉट ऑपरेटेड फॉर द 10 ईयर, जिसको आपने लगभग 10 साल से ऑपरेट नहीं किया है। बहुत ही अच्छी बात है। और हम किस तरीके से डिजिटल लाइन में बढ़ते जा रहे हैं आप देख रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, जैसे मान लीजिए आपकी बैंक अगर आपने अकाउंट जो है अपना आगरा में खुला रखा है या फिर दूसरा अकाउंट आपने मथुरा में खुला रखा है या तीसरा अकाउंट आपका कहीं और है, तीसरी प्लेसेस पे है, तो आपको उन बैंकों में जाकर ही पता करना पड़ता था कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है कितना नहीं है। अब तो आप डायरेक्ट उसको बाय द ऐप एंड बाय द मिस कॉल, इवन यहाँ तक अब तो मिस कॉल की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है और मिस कॉल की सुविधा के अकॉर्डिंग भी हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपको विड्रॉ भी करना है तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हैं। बट उससे भी बेटर अब ये हो गया कि अगर 10 साल से आपने उस यू कैन से दैट उस अकाउंट को आपने रन नहीं किया है, तो देन आप उसको रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल। ओके, एंड जो भी आपकी अनक्लेम डिपॉजिट्स है उसको आप क्लेम के थ्रू निकाल सकते हैं। क्लियर कट है यहाँ तक? ओके, आगे देखते हैं। फिर हमारे पास फ्लड वॉच। ओके, फ्लड वॉच एप्लीकेशंस, इसको लॉन्च किया था सेंट्रल वाटर कमीशन। सबसे पहले आपको ये याद रखना रहता है कि इसको लॉन्च किसने किया, तो लॉन्च किया है सेंट्रल वाटर कमीशन से। ठीक है, ये प्रोवाइड क्या करता है, रियल टाइम फ्लड सिचुएशन, मतलब बाढ़ कब आएगी इसके बारे में पता चल जाएगा इन अ कंट्री एंड फ्लड फोरकास्ट टू द पब्लिक। ठीक है, स्टेट वाइज बेसन वाइज फ्लड फोरकास्ट, और ये हमें स्टेट वाइज भी पता चल सकता है और वेसन यू कैन से दैट एरिया वाइज भी हम इसको पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गगना चुक्की वाटरफॉल्स। ये एक्चुअली में कहा है, ये फॉर्म हुआ है बाय द रिवर। ये फॉर्म कैसे होता है, बाय द रिवर कावेरी, कावेरी रिवर के थ्रू ये क्या होता है, फॉर्म होता है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें कावेरी रिवर की जो भी ट्राइब्यूटी है उनको पढ़ लेना है। ठीक है, और ओरिजिनेट कहाँ से होती है कावेरी रिवर, ये पढ़ लेना हमें इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो सबसे पहले आपको इतना रखना है कि गगना चुक्की वाटरफॉल्स है वो है कहाँ।
तो गगना चुक्की वाटरफॉल्स की लोकेशन देखेंगे तो वो है कर्नाटका में, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये कावेरी रिवर से फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी शेप जो है ना वो है हॉर्स टेल की तरह, यानी कि घोड़े की पूंछ होती है ना उस टाइप की। हैज टू हाइट 90 सेंटीमीटर, 90 मीटर्स, और उसकी हाइट जो होगी वो लगभग कितनी है, 90 मीटर है। क्लियर कट है यहाँ तक? ओके। सो अब तक हमने क्या देख लिया कि भाई गगना चुक्की वाटरफॉल्स कहाँ है, कर्नाटका में है। उसके बाद हमने देखा फ्लड वॉच जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको CWC लेके आया। उसके बाद हमने देखा उद्गम पोर्टल जो है, उद्गम उद्गम यानी कि उदय उदय हो रहा है। अब आपकी जो भी अनक्लेम डिपॉजिट है उसको आप मल्टीपल बैंक में है वो, उसको आप वन पोर्टल के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, विच इज लॉन्च्ड बाय द RBI दिस पोर्टल्स, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट है हमारे पास एमीट्रोफिक्स लेटरल स्क्लेरोसिस यानी कि ALS। व्हाट इज, ये है क्या, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ALS है क्या, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। स्पेशल नर्व सेल कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन्स एंड स्पाइन आर अफेक्टेड। इसमें क्या होता है कि आपके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स का मतलब होता है जैसे कंट्रोल करना है इंडिविजुअल को, जैसे वॉलंटरी फंक्शन, जैसे वॉकिंग है, च्यूइंग है, टॉकिंग है ना। इन सबको मोटर यू कैन से दैट मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिजीज है अभी तक ये क्यूरेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज में है। और आपको याद रखना है कि ALS है क्या, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, क्यूरेबल है नहीं है, ठीक है। और ये एक्चुअली में क्या अफेक्ट करती है, मोटर, यू कैन से दैट मोटर न्यूरॉन्स को, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास विद्यागिरी सिक्स सिफ ऑफ प्रोजेक्ट 17A। ये क्या है भैया, ये सिक्स सिफ ऑफ द प्रोजेक्ट है किसका, 17A का, ठीक। फॉर इंडियन नेवी की बात करेंगे, किसके लिए ये इंडियन नेवी के लिए है। अच्छा, नेम्ड आफ्टर, इसका नेम जो है वो किसके नाम पे रखा गया है, माउंटेन रेंज इन कर्नाटका, ठीक है। और इसको बिल्ड किया है गार्डन रिच बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड, यानी कि GRSE के थ्रू उसको क्या किया गया है, बिल्ड किया गया है। और इसका जो नेम है वो माउंटेन रेंज इन कर्नाटका के नाम पर रखा गया है। और फोर किसके लिए, ये इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें याद रखना है कि देखिए ये जो गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड है, ये आपका ना इंडिजीनियस है। और इस ये उस यू कैन से दैट उस पैराग्राफ पे काम करता है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, ठीक है। सो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज में है, और उसको लॉन्च किया था बाई दी अपने प्रेसिडेंट मुर्मू जी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड बॉडी, हम एक पढ़ते हैं तो बॉडी में हम देखते हैं क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या है, हेडक्वार्टर इसका पड़ेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या पड़ेगा, हेडक्वार्टर पड़ेगा, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ओके। उसके बाद जेनेसिस इसका कहाँ से हुआ, एस्टेब्लिश 1952 में एज द कस्टम्स के रूप में, कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि CC के रूप में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द कस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव। मेंबर कितने कितने इसमें 185 एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना क्या है कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया मेंबर है, यस। कितने मेंबर है, 185 है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इनहांस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी जो जेनेसिस है, उत्पत्ति कैसे होती है, इसमें 1952 में हुई थी, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पेज पे, क्या है हमारे लिए पढ़ने के लिए, नो सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन पब्लिकेशन ऑफ बिहार कास्ट सर्वे डेटा। अच्छा, अब क्या हुआ है, बिहार जो है ना वो कास्ट बेस्ड सर्वे डाटा को क्या करना चाहता है, पब्लिश करना चाहता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कोई भी स्टे नहीं दी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूंगा। 6 जून को क्या हुआ था, 6 जून 2022 की बात थी। बिहार ने एक नोटिफिकेशन को इशू किया, और उसने बात करी कि भाई हम कंडक्ट करेंगे कास्ट बेस्ड सर्वे, है ना। और लगभग उसमें 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उसके बाद क्या हुआ, 1 अगस्त 2022 को पटना हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी इस पिटीशन को भी, कि ठीक है आप ये नहीं कर सकते, क्लेमिंग दैट स्टेट हैड नॉट कम्पिटेंस टू कंडक्ट द सर्वे। यानी कि पटना हाई कोर्ट ने तो ये मना कर दिया कि भाई आप कंडक्ट नहीं कर सकते कास्ट बेस्ड सर्वे को। 6 अगस्त 2023 को क्या हुआ, बिहार गवर्नमेंट ने कंप्लीट सर्वे स्टार्ट कर दिया, अपलोडिंग द क्वालिटेड डेटा, ओके। सो उसी के रिगार्डिंग ये है। और देखिए मैं बता दूं, कास्ट बेस्ड सर्वे डेटा की बात करें तो कई स्टेट में भी डिमांड करी गई कि भाई इसको होना चाहिए कास्ट बेस्ड सर्वे को। और कई लोग इसमें आर्गुमेंट देते हैं कि भाई कास्ट बताना ही क्यों जरूरी है ना, हम इंडिया में रहते हैं, वी आर ऑल इंडियन, है ना, नॉट ए नेसेसरी फॉर दी कास्ट बेस्ड सर्वे, है ना। तो कुल मिला के ये है कि इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे से देने से मना कर दिया।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे को रिफ्यूज टू स्टे द अपलोडिंग डेटा कलेक्टेड the recently concluded Bihar caste based survey while debunking claim that Nitish Kumar government violated the fundamental right privacy by the compelling people to the rebel in the in their high कास्ट। सो उसी के रिगार्डिंग है ये, ठीक है। तो इसमें अभी हमारे लिए कुछ इंपोर्टेंट नहीं था, देखते हैं क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा कास्ट बेस्ड सर्वे डेटा में। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम क्या है फिर हमारे पास। यहाँ है थ्री किल्स इन मणिपुर नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि तीन जो है आपके मणिपुर नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 3 लोगों की डेथ हो गई है। ये अभी मैं बता दूँ क्या है, मणिपुर में बड़ा वो रहा जब नेक मार्च कराया बाई द टू वुमेन्स, है ना, एंड वन रेप एंड किल कर दिया गया फादर एंड यू कैन से दैट सन को, है ना, दोनों को लोगों को मार दिया गया। और ये कुकी और मैती समुदाय में एक्चुअली में आरक्षण को लेकर विवाद है, और आरक्षण का विवाद आरक्षण तक होना चाहिए, न कि ह्यूमन बींग की डेथ होनी चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग। और इसको मैंने मणिपुर को कई बार कवर किया है, इसलिए इसको मैं बता दिया आपको क्या है, थोड़ा सा आप देख लेंगे इसको। अच्छा, अब देखते हैं हम क्या है हमारे पास। चंद्रयान 3 लैंडर सक्सेसफुली अंडरगोज डिबोस्टिंग सेज इसरो। देखिए, अब ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं अब तक। चंद्रयान 3 की जितनी भी खबरें आई हैं सबरी यू कैन से दैट एक गुड फील कराया है सारी खबरों ने। तो इसी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं आपसे, चंद्रयान 2 की जब खबर आना स्टार्ट हुई थी 2019 में, तो उस टाइम भी इतना हम लोग को खुशी नहीं मिली थी, क्योंकि उस टाइम वो हमारा चंद्रयान 2 तो फेल ही हो गया था, है ना। बट ये हमारा सक्सेसफुल रह रहा है अब तक, जितनी भी स्टेज है सारी स्टेजों को बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली किया है। सो क्या हुआ है इसमें थोड़ा सा देखेंगे। ये है अ डे आफ्टर द लेंडर मॉड्यूल्स। अभी 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 कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, कल ही थंबनेल भी लगाया कि लेंडर मॉड्यूल जो है प्रोपेंशियल मॉड्यूल से वो अलग हो गया है ना। और इट्स अ वेरी यू कैन से दैट अचीवमेंट टास्क फॉर अस। सो जो स्पेस एजेंसी प्लान प्लान कर रही है कि कैरी आउट द सेकंड बूस्टिंग ऑपरेशन अगस्त 20। तो फर्स्ट सेकंड जो बूस्टिंग ऑपरेशन है वो अगस्त 20 को होगा, और फर्स्ट जो हुआ था आपका वो 17 को था आई थिंक, ठीक है। सो उसके बाद हमें मून पर हम कब लैंड करेंगे, ये तो हमारा टाइम डिसाइडेड है, 23 अगस्त 2023 5:47 मिनट पर, वो भी शाम के टाइम पे। और 17 अगस्त को क्या हुआ था, प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड लैंडर मॉड्यूल सक्सेसफुली सेपरेटेड एंड embark ऑन देयर रेस्पेक्टिव जर्नी। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है। और जो लैंडर होगा और रोवर होगा, इनका जो मिशन लाइफ है ना, वो लगभग 14 दिन का है, कहाँ पर, लूनर साउथ पोल पर, ठीक है। उसके बाद है मीन वाइल इसरो एंड फ्राइडे को उसने 2 वीडियो और रिलीज की, यानी कल की बात है। द मून विच वर कैप्चर बाय द चंद्रयान 3 के द्वारा। फर्स्ट वीडियो में ये दिखाया गया कि मून कैप्चर बाय द लैंडर पोजीशन डिटेक्शंस, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में ये था, एंड लैंडर, इसका नाम है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, यानी कि LPDC, 15 अगस्त को। और एक वीडियो और आई थी, इसमें दिखाया गया था लैंडर इमेज, यानी कि LI कैमरा फर्स्ट हैज टेकन वीडियो द मून जस्ट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द लैंडर मॉड्यूल एंड प्रोपोल्शन मॉड्यूल 17 अगस्त। तो 17 अगस्त को तो हमें ये दिखाया गया कि लैंडर मॉड्यूल प्रोपोल्शन मॉड्यूल से किस तरीके से अलग हुआ। और फर्स्ट को हमने देख लिया था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वो शो कर रहा था लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, ओके। उसके बाद ये थैंक्स बोला गया कि भैया लैंडर मॉड्यूल्स जो है किस तरीके से प्रोपोल्शन मॉड्यूल को लेके गया। और 6 अगस्त को फर्स्ट वीडियो आई थी मून की, जिसमें चंद्रयान की कुछ फोटो दिखाई गई थी, और ड्यूरिंग द लूनर ऑर्बिट इंसर्शन ऑन द अगस्त 5, हाँ ठीक है, वो किस तरीके से आपका जो पृथ्वी की कक्षा से निकल के चंद्रमा की ओर चला था, ठीक है। तो अब इसमें हमें पढ़ना क्या है थोड़ा सा हम देख लेंगे, जो हमारे लिए पढ़ने के लिए है उसको हम रीड करेंगे, तो देखते हैं क्या है। अब मुझे नहीं लगता कि जो भी बच्चे रेगुलर बेस पे ना इस चार्ट को देख रहे हैं, वो चार्ट उनको इतनी अच्छी तरीके से मेमोराइज हो गया होगा कि शायद अब उन्हें अगर बोल दिया जाए ना कि चंद्रयान फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बारे में आपको डिफरेंस करना है, देन इजीली राइट कर सकते हैं उसको। सो इसको फिर मैं एक बार और रीड कराऊंगा आपका, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो चंद्रयान फर्स्ट आपका लॉन्च हुआ कब, 2008 में। चंद्रयान 2 आपका 2019 में। और चंद्रयान 3 ये तो पता ही है 2023 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, चंद्रयान फर्स्ट का था स्टडी लूनर सरफेस, यानी लूनर सरफेस की स्टडी करना। और चंद्रयान 2 का था स्टडी द लूनर सरफेस एंड लैंड रोवर ऑन द लूनर साउथ पोल्स। इसका काम क्या था, स्टडी करना लूनर साउथ पोल की, एंड जो लैंड रोवर है ऑन द लूनर साउथ पोल, ठीक है। और चंद्रयान 3 का काम था डेमोस्ट्रेट लैंडिंग कैपेबिलिटी फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशंस। कंपोनेंट की बात करेंगे तो कौन कौन से थे चंद्रयान फर्स्ट में, ऑर्बिटर था, मून इम्पैक्ट प्रोब था। और चंद्रयान 2 में आपका ऑर्बिटर, लैंडर, लैंडर को बोला गया विक्रम, याद रखना है आपको, और रोवर जिसका नाम रखा गया प्रज्ञान।
इसमें क्या था आपका, प्रोपल्सन मॉड्यूल था, लैंडर था और रोवर था। तो लैंडर रोवर जो चंद्रयान 2 में थे वही यूज किए गए किसमें, चंद्रयान 3 में। बस उसकी जगह क्या होगा, प्रोपल्सन मॉड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग की बात करेंगे, तो चंद्रयान फर्स्ट क्या फाइंडिंग करेगा, थोड़ा सा ओके, ये फाइंडिंग करेगा हमारा कंफर्म प्रेजेंस ऑफ द लूनर वाटर, लूनर केव्स, टेक्टोनिक एक्टिविटी, फॉल्ट्स एंड स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें वो करेगा। यानी कि आपका लूनर वाटर प्रेजेंट है कितना, लूनर केव्स क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या हुई है, फ्रैक्चर क्या हुए हैं, ये सब के बारे में पता करेगा। और चंद्रयान 2 आपका बिल्ड ऑन द एविडेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सो भाई चंद्रयान फर्स्ट ये वाटर को मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन इशू आफ्टर 312 डेज ऑफ द ऑपरेशन, इसमें कम्युनिकेशन इशू आया लगभग 312 डेज वाल बाद। और लैंडर क्रैश हो गया था चंद्रयान 2 में तो पता ही है ना। और अभी हमारे पास वहां पे क्या बचा हुआ है, ऑर्बिटर, जो कि चंद्रमा की कक्षा वो परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल देखेंगे, चंद्रयान फर्स्ट का पीएसएलवी, चंद्रयान सेकंड का जीएसएलवी मैक 3 और चंद्रयान 3 का एलबीएम 3, ओके। अब फिर थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं चंद्रयान, व्हाट इज द चंद्रयान 3 मिशन क्या है। तो चंद्रयान 3 इज इन इंडियाज थर्ड मिशन एंड फॉलो अप द चंद्रयान सेकंड 2019 which aim to land rover on lunar south pole. The mission will have three major modules. ये मैंने अभी आपको बताया था कि भाई चंद्रयान फर्स्ट आपका 2008 वाला था, चंद्रयान 2 आपका 2019 का था, चंद्रयान 3 आपका 2023 का था। तो ये फॉलो अप है किसका, चंद्रयान 2 का, जो 2019 में लॉन्च हुआ था। एक्चुअली में वो क्रैश हो गया था, वो सॉफ्ट लैंडिंग में करा के हार्ड लैंडिंग करा दिया था, इसलिए वो क्रैश हो गया था। और अब चंद्रयान 3 को हम वो भी कहाँ पे लेके जा रहे हैं, लूनर साउथ पोल पर, विच इज अ वेरी डिफिकल्टी टास्क। आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, कि अगर हम चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली 23 अगस्त 2023 को, यानी कि 23 अगस्त 2023 को 5:47 पर अगर हम ये वाला वर्क कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप मान लीजिएगा कि ऐसा काम शायद ही वर्ल्ड में कोई कर पाए, ओके। उसके बाद देखते हैं हम क्या है फिर हमारे पास, प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात करेंगे, विल कैरी द लैंडर एंड रोवर कन्फिगरेशंस टिल द 100 किलोमीटर ल्यूनर ऑर्बिटर। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम ये है कि वो लैंडर और रोवर को लेके जाएगा, जो कि 100 किलोमीटर जो ऑर्बिट किसका है, लूनर, लूनर का मतलब है आप लगाएंगे चंद्रमा। लैंडर मॉड्यूल का मतलब है कैपेबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड एंड डिप्लॉय रोवर। तो लैंडर मॉड्यूल क्या करेगा, मैंने अभी आपको कल भी समझाया था भाई, थोड़ा सा आप देखिए, लास्ट वाली वीडियो देख लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको हल्के में बता दे रहा हूँ कि लैंडर मॉड्यूल का काम क्या होगा। वो आपका रोवर को लेके जाएगा, यहाँ पे रोवर होगा इसमें, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ वीडियो ऐसी आती हैं जिसमें पहिए लगे होते हैं और वो चंद्रमा के चक्कर लगा रहा होता है, वो सॉरी चक्कर नहीं लगा रहा होता, उसमें घूम रहा होता है ना, एकदम गाड़ी सी चल रही होती है, आपने देखा होगा चंद्रमा पे, उसको बोलेंगे हम रोवर, ठीक है। सो कैपेबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड एंड डिप्लॉय रोवर, इसका काम क्या है लैंडर मॉड्यूल का, भैया सॉफ्ट लैंडिंग कराना एंड देन आपका जो रोवर है उसको निर्धारित करना। रोवर का काम क्या करेगा, ये विल कैरी आउट इन सितु केमिकल एनालिसिस ऑफ लूनर सरफेस। इसका काम ये होगा, रोवर जब आ जाएगा चंद्रमा की सतह पर, तो वो ये देखेगा कि भाई कौन सा इसमें केमिकल्स जो है विच इज वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमंस एंड कौन सा मिनरल्स है, किस तरीके का वाटर फॉर्म्स है, इन सब चीजों को देखने का काम कौन करेगा, रोवर, नॉट ए लैंडर एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल। क्लियर, पहले तो ये करना है। तो केमिकल की जो जांच करेगा ना वो करेगा रोवर, ठीक है। लैंडर का काम क्या होगा, उसको लैंड कराने के लिए, और प्रोपल्सन मॉड्यूल का क्या करेगा, ये दोनों को लेकर चलेगा, ठीक है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अब एक्चुअली में हमारे पास चैलेंज क्या है। मैं बता दूं, साउथ पोल पर अब तक कोई नहीं पहुंचा विश्व से, तो हम पहले इंडियन होंगे जो वहां पहुंचेंगे। तो प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट हैव ए मोस्टली लैंडेड नियर द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द मून्स अ फ्यू डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ और साउथ ऑफ द लूनर इक्वेटर। लैंडिंग नियर द इक्वेटर इज इजियर। अगर आप लूनर के इक्वेटर पर अगर आप लैंडिंग कराते हैं तो इट्स ए वेरी इजियर, बट एंड सेफर भी है ड्यू टू हॉस्पिटाइल ट्राइन्स, और स्मूथन सरफेस है, absence ऑफ स्टीप एंड स्लोप एंड एम्पल सनलाइट ऑफ द सोलर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए यहाँ क्या है, साउथ पोल की बात करेंगे तो यहाँ पे इतनी सनलाइट नहीं है प्रेजेंट, 14 डेज और 14 नाइट का प्रोसेस रहता है, तो इसलिए इट्स ए वेरी डिफिकल्टी टास्क। अच्छा, उसके बाद क्या है, लूनर साउथ पोल ऑन द अदर हैंड प्रेजेंट अ चैलेंजिंग टेरेन विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे, एंड एरिया दैट आर परमानेंट शेडो, और यहाँ पे क्या रहती है, परमानेंट शेडो रहती है, रिसीविंग नो सनलाइट्स।
अब आपके लिए यही क्वेश्चन बन जाता है कि भैया ये बताइए, चंद्रयान 3 को हम लूनर साउथ पोल पर लैंड करा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी तोप मार रहे हैं भाई? इसमें इतनी बड़ी तोप मार रहे हैं ना, तो वहाँ सनलाइट है, ठीक है। उसके बाद हमेशा वहाँ छाया रहती है, उसके बाद वहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम है, उसके बाद भी वहां पर हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो कितना चैलेंजिंग टास्क है जिसको हम पूरा करने के लिए है। बट इक्वेटर पे होता तो इजीली कर देते। इट्स नॉट डिफिकल्टी टास्क। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब क्या है, तमिलनाडु सीएम का कॉल्स फॉर दी रिट्राइविंग कच्चा थिब्बू। एक्चुअली में ये ना आइलैंड्स है। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कच्चा थिब्बू आइलैंड्स है क्या, है ना? तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में क्या कहानी थी भाई। पहले जो अपने मछुआरे थे ना, ये एक्चुअली पहले इंडिया में ही था, बट इसको बाई दी एनी जॉइंट सेशन उसको वापस कर दिया गया श्रीलंका को। तो इसमें कहानी क्या थी कि जो मछुआरे अपने जाते हैं ना वहाँ पे, तो ये श्रीलंका की जो फौज है ना, ये इतना परेशान करती है अपने इंडियन मछुआरों को, इसका कोई जवाब नहीं। तो इसलिए एम के स्टाइलन है ना, ये आपके जो है तमिलनाडु के सीएम साहब, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई इसका एंड ही कर दो, ये वापस ले लो श्रीलंका से, है ना? और इससे क्या होगा, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, मछुआरों का। तो ये बात इन्होंने कही है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें इसमें निकालना क्या है, कच्चा तिब्बू आइसलैंड आइलैंड निकालना है, क्योंकि ये हमारे लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बताया। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे थोड़ी सी अभी इन्होंने एक स्कीम भी अनाउंसमेंट की, जब क्या होता है मछुआरों को काम नहीं मिलता है और वो उस टाइम घर बैठे होते हैं, तो उनको जो है यू कैन सी दैट उस टाइम 5,000 रुपये कुछ मिलता है समथिंग, है ना, मानदेय के रूप में। बट अब वो बढ़ा के 8,000 कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और स्टाइलैंड ने क्या कहा भाई, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको समझना है। स्टालिन said it had become routine for the Sri Lanka Navy to attack arrest तमिलनाडु fishermen fishing in a पाक वे। जब पाक वे में वो फिशिंग करने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनको अटैक करते हैं ऑन द चार्ज ऑफ पोचिंग, और पोचिंग का चार्ज लगा के ऑन एवरी ओकेजन। पर डे का काम है। ही हैड रिटन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जिंग फॉर द इंटरवेंशन अपॉन विच द फिशरमैन वाज ब्राउट आउट ही सेड। तो कुल मिला के ये जो भी अपने फिशरमैन वहाँ पे जाते हैं उन लोगों को इस तरीके से परेशान करते हैं। ये देखो मैंने आपको बताया था 5-6 से लेकर 8,000 रुपये आपका क्या कर दिया गया है, उनका जो कंपनसेट दिया जाता है उसको कर दिया गया है, ठीक है। और उसका फाइनल सॉल्यूशन यही है भैया कि आप वो आइलैंड को वापस ले लो, बहुत हो गया ड्रामा उसमें, ठीक है। सो अब हमें देखना है कच्चतीबू आइलैंड्स। थोड़ा सा ये है अपना प्यारा भारत और उसका साउथ स्टेट तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप मदुरई पड़ता है, शिवगंगा है, ठीक है। यहाँ पे आपका विरुद्धुनगर है, और यहाँ आपका रामनाथपुरम, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आपको पड़ता है जाफना। और ये क्या पड़ेगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपका जाफना, ये पाक स्टेट है आपकी, ठीक है। ये श्रीलंका हो गया, और ये क्या होगा आपका इंडिया। इंडिया और श्रीलंका के बीच में है कच्चाथिब्बू आइलैंड्स, ठीक है। कच्चाथिब्बू आइलैंड्स, और इसी के पास पड़ता है आपका रामेश्वरम, ठीक है। और पाक स्टेट की बात है, ये कहाँ की बात है, पाक स्टेट की, और इधर क्या पड़ेगा आपका जाफना। क्लियर है? तो कच्चाथिब्बू आइलैंड्स को वापस लेने की बात चल रही है भाई। रीजन क्या है, बहुत हो गया, हमारे मछुआरे जब भी जाते हैं तो आप परेशान करते हैं उनको, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कोल स्कैम, ईडी नेम टू कांग्रेस एमएलए इन छत्तीसगढ़। अब देखिए क्या है, कोल स्कैम हुआ है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हालांकि मैंने इसको रीड कराया है, बट फिर आज भी हम थोड़ा सा उसको रीड करेंगे न्यूज प्रिंट के लिए। सो नेम टू कांग्रेस एमएलए छत्तीसगढ़, कौन कौन से भैया? सेकंड उनके नाम है, आप थोड़ा सा देख लेंगे फ्राइडे। एक है रानू साहू एंड थ्री लीडर्स ऑफ द रूलिंग कांग्रेस इंक्लूडिंग टू एमएलए एंड स्पोक पर्सन एज एक्यूज्ड। और तो कोल स्कैम में ईडी ने दो के नाम खोले हैं कांग्रेस एमएलए के छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और राहुल शाह हैं आपके, और एक और हैं थ्री लीडर्स ऑफ रूलिंग कांग्रेस एमएलए स्पोक्समैन सौरभ पांडे सेड दैट 11 पीपल इंक्लूडिंग एमएलए देवेंद्र यादव एंड चंद्रदेव राय and कांग्रेस स्पोक्सपर्सन आरपी सिंह have been named to complaint another person to named in Kinnock मिस्टर साहू had। तो ये सब चलता रहता है, बट हमें पढ़ना क्या है इसमें से, ईडी पढ़ना है। व्हाट इज ईडी? तो इसी तरीके से बार बार रिवीजन करने से, न्यूज में बार बार खबरें आने से चीजें हमें याद होती जा रही हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो लास्ट वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से हम इस सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। कुछ चीज़ हमारी रिपीटेशन में होती है, तो रिपीटेशन में भी हम उसी फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं जिस फॉर्म में हमने फर्स्ट इंस्टेंट में पढ़ा था। कि कारण क्या है कि हमें चीजें याद हो जाएं, ठीक है। हम इस भरोसे ना बैठ रहे हैं कि यार ये अब हमारा हो गया उसके बाद दूसरा देखना है। तो ठीक है, बट आपको रिवीजन रिवीजन इज अ मस्ट, यही बात यूपीएससी कहता है
कि अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 2 घंटा तो रिवीजन होना ही चाहिए, ठीक है? पर अपना हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, उसके बाद जो चीज़ की बार-बार रिपीट होती है उसको भी मैं उसी फॉर्म में कराने की कोशिश करता हूँ जो मैंने पहली बार आपको कराई है। सो देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ ईडी? तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, मैंडेट विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज लॉ। तो ये किस में काम करती है भाई, ईडी? ये काम करती है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या वायलेशन हुआ है किसका, फॉरेन एक्सचेंज लॉ का, ठीक है? फंक्शनिंग की बात करेंगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इतना आपको याद रखना है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये, ठीक है? उसके बाद देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये हुई फर्स्ट 1956 में, ठीक है? इन्फोर्समेंट यूनिट एंड रीनेम्ड एज ए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन 1957 में, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू 1960 में, ओके? स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, हेड कौन करता है, डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट, 5 रीजनल ऑफिस के मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली, सॉरी थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो, और 10 जोनल ऑफिस के, ठीक है? और इनको हेडेड किया जाता है बाय द डिप्टी डायरेक्टर, और 11 सब जोनल ऑफिस हैं, इनको हेडेड किया जाता है बाय द असिस्टेंट डायरेक्टर। रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्टली एंड बाई ड्राइंग ऑफिसर्स, जैसे इसमें आईआरएस, आईपीएस, आईएएस, इनको क्या क्या मिलता है, चांस मिलता है। टेनवर की बात करेंगे तो इनका टेनवर जो है 2 से लेके 5 साल तक है, ठीक है? स्टैट्यूटरी फंक्शन की बात करेंगे तो स्टैट्यूटरी फंक्शन में देखेंगे आप, इसमें कौन कौन से हैं, थोड़ा सा नाम देखेंगे, जैसे कैपोसा, ऐसे नाम याद रखेंगे, पीएमएलए, फेमा एंड एफईओ। थोड़ा सा फुल फॉर्म में देखेंगे, कैपोसा का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974, कैपोसा, ठीक है? ये किसके अंदर आता है, ईडी का स्टैट्यूटरी फंक्शन है। उसके बाद फिर हमें मिल जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा। उसके बाद हमें मिल जाता है प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। उसके बाद हमें मिल जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, पीएमएलए फंक्शन की बात करेंगे तो कैरी आउट सर्च एंड सीजर अंडर द सेक्शन 70 16 एंड 17 ऑफ पीएमएलए, ठीक है? तो पीएमएलए आप समझ में आएंगे, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेके, ठीक है? जुडिक्शन की बात करेंगे तो फेमा एंड पीएमएलए अप्लाई टू ऑल इंडियन, ये सभी इंडियन पे अप्लाई होता है, और अलाउ ईडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ये क्या ला सकती है, एक्शन ले सकती है। फेमा केस आर सिविल कोर्ट्स, ठीक है? फेमा केस किसके अंतर्गत आता है, सिविल कोर्ट के अंतर्गत, वाइल पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग केस ये आपका आ जाएगा क्रिमिनल कोर्ट के। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि फेमा, ये पूछ लिया जाएगा मांगने के लिए सिविल कोर्ट के अंतर्गत है या फिर क्रिमिनल के, तो भैया फेमा है ना, तो ये आपका किस में आ जाएगा, सिविल में। और पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग है तो ये आपका आ जाएगा किसमें, क्रिमिनल कोर्ट्स में। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अच्छा, अब क्या न्यूज़ है हमारे पास, क्रिमिनल लॉ विल सेंड टू कमेटी ऑन होम अफेयर। तो क्रिमिनल लॉ को सेंड किया गया है किसके पास, होम अफेयर। अभी आपने 3 के नाम सुने होंगे जो चेंज किए गए हैं, ठीक है? और ये इस नाम को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको अपने प्रीलिम्स करंट में भी कराने की कोशिश की है। इसका रीज़न ये क्या है कि हो सकता है आपसे वो ओनली पेयर 1, 2, 3 में पूछ ले और मैचिंग सिस्टम में पूछ ले, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएँ, इसलिए आपको पहले ये बताना चाहिए कि आईपीसी का नाम क्या रखा गया, सीआरपीसी का नाम क्या रखा गया, और एविडेंस एक्ट का नाम क्या रखा गया बदल के। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो 3 बिल हैं भारतीय, सॉरी, 3 बिल हैं, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, और उसके बाद है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 हैव बीन रेफर टू, ये किसके पास रेफर कर दिए गए, स्टैंडिंग, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, ठीक है? वही था। और जो कमेटी है ये 3 मंथ टू कैरी आउट कंसल्टेशन एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द बिल्स। तो कुल मिला के अभी इसको स्टैंडिंग कमेटी को कितना टाइम मिल रहा है, 3 महीने का टाइम मिल रहा है, और इनका किस पर, आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1898 एंड ईआईए यानी कि यू कैन सी दैट 1872। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर इसको हेडेड किया किया जा रहा है किसके द्वारा, बीजेपी राज्यसभा, जो कि एमपी कौन है, ब्रजलाल, ठीक है? अच्छा,
गवर्नमेंट ने एक्चुअली में इनको चेंज करने के लिए क्या आर्गुमेंट दिया है? गवर्नमेंट ने ये कहा है कि दीज बिल्स आर एम टू डीकोलोनाइज द इंडियन जस्टिस सिस्टम्स। कुल मिला के ये जो कॉलोनाइज सिस्टम यानी कि ब्रिटिश इरा से जो चले आ रहे थे उनको हम डीकोलोनाइज कर रहे हैं। कॉलोनाइज नहीं है, अब हम डीकोलोनाइज हो जाएंगे, मतलब वी आर फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश इरा, सो वी चेंज दिस नेम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे जो भारतीय नागरिक संहिता बिल है विच विल रिप्लेस, थोड़ा सा इसको देखेंगे, सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल विच बिल रिप्लेस सीआरपीसी। ठीक है। तो नाम देखेंगे पहले आप, भारतीय नागरिक सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा करनी है तो सीआरपीसी, मैंने कल ही पढ़ाया आपको। ठीक है। तो ये रिप्लेस करके क्या बनेगा, सीआरपीसी की तरह रिप्लेस करके ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो है 533 सेक्शन होंगे, 160 सेक्शन हैव बीन चेंज हुए हैं इसमें, 9 तो न्यू सेक्शन हैव बीन ऐड हुए हैं इसमें, और 9 सेक्शन इससे रिप्लेस हुए हैं। तो कैसे समझना है आपको कि भाई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है ये रिप्लेस करके आया है किसको, सीआरपीसी को। और अब इसमें 533 तो सेक्शन है, 160 सेक्शन है वो चेंज किए गए, 9 नए सेक्शन जोड़े गए और 9 ही रिपील किए गए। अच्छा, दूसरा देखते हैं फिर हमारे पास क्या है, भारतीय न्याय संहिता बिल, इसको रिप्लेस करके आईपीसी लाया गया, सॉरी आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता बिल लाया गया, और जिसमें 356 सेक्शन है। ठीक है। और पहले कितने थे, 511, अब कितने हैं, 356। 175 सेक्शन होंगे वो अमेंड कर दिए गए, 8 नए सेक्शनों को जोड़ा गया और उसमें कितने जोड़े गए थे, 9। उसके बाद 22 सेक्शन को क्या किया गया है, इसमें रिपील किया गया है, किसमें, आपका भारतीय न्याय संहिता बिल, ये रिप्लेस करके आया है किसको, आईपीसी को। उसके बाद देखेंगे हम भारतीय साक्ष्य, इसने रिप्लेस किया है किसको, आईईए को, यानी कि इसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो इसमें कहानी क्या है, अब नाउ हैव 70 सेक्शन होंगे, और किसकी जगह 167 की जगह, मतलब 3 बढ़ गए इसमें, 23 सेक्शन जो होंगे उनको चेंज कर दिया गया, एक नए सेक्शन को इसमें जोड़ दिया गया, और 5 को रिपील कर दिया गया। क्लियर कट है यहाँ तक? तो अब तक हमने समझ लिया क्या था क्या कहानी नहीं है। अभी 3 महीने हैं इसके पास, सो देखते हैं अब हमारे पास लास्ट क्या बचता है उसको भी देखेंगे हम। दिया है मैं 25 स्टूडेंट्स सुसाइड सिंस 2018 आर रैंकिंग रिलेटेड यूजीसी से इन आरटीआई रेस्पॉन्स। तो देखिए क्या हुआ है कि एक जो है यू कैन से दैट क्यूरी हुई बाय दी चंद्रशेखर गौर के द्वारा, है ना। तो उस उन्होंने रिपोर्ट मांगी, तो उसमें रिपोर्ट में यूजीसी ने ये कहा कि लगभग 25 स्टूडेंट्स हैं वो 2018 से अब तक रैंकिंग के थ्रू उनकी डेथ हो गई। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात करें उसमें लगभग 4 की डेथ हुई थी, उसके बाद उड़ीसा में 3, और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना में 2 की डेथ हुई बाय द रैगिंग। तो ये रैगिंग आप समझते हैं ना क्या वर्ड्स होता है रैगिंग, जब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाते हैं तो आपके जो सीनियर होते हैं ना, जब जूनियर को बिचवाते हैं, आलू आलू बेचो, बैगन बेचो, इस टाइप के वो कमेंट करते हैं और आपको करना पड़ता है, या फिर मान लीजिए छत पे ले गए गाना गब्बा रहे हैं, कुछ भी करवा रहा है, इट्स इंक्लूडेड इन द रैगिंग। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट हमें the issue is not about India GDP but its GDP। अब देख रहे हैं आप जीडीपी है या क्या है, जेडीपी। अब जेडीपी का मतलब है जॉब डेटा प्रोडक्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा समझेंगे एक्चुअली में क्या है। इशू जीडीपी का नहीं है, जॉब डेटा प्रोडक्ट का है। चलिए देखते हैं। अभी पार्टिसिपेंट्स हुआ था, डिबेट हुई थी, मोशन ऑफ द नॉन कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में, लास्ट वीक की बात है। और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो रूलिंग पार्टी यू कैन से दैट मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ लाया गया। कारण क्या था उसका कि मोदी गवर्नमेंट यानी मोदी जी ने कुछ भी ऐसा स्पीच नहीं दिया था जो मणिपुर में वायलेंस हुआ उससे लोगों को, या पीस की हो या फिर मान लीजिए उसमें कुछ एक्शन की बात हो, तो ऐसा कोई यू कैन से दैट स्पीच नहीं था। इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिंग पार्टी है, उसने आपकी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात की। तो उस टाइम ही निर्मला सीतारमन जी ने यू कैन से दैट अबाउट बताया कि इंडिया की जो जीडीपी है ग्रो हुई है डबल डिजिट से। ठीक है। और इंडिया इकोनॉमी जो है ना वो वर्ल्ड फास्ट इकोनॉमी है। तो आप देख रहे हैं कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में डिबेट जब हुआ था पार्लियामेंट में तब ये कहानी चल रही थी। ठीक है साहब, क्या हुआ है आप देखते हैं। अच्छा, अब जो इशू है ना जॉब पोटेंशियल का, अभी मैंने बताया जॉब डेटा प्रोडक्ट का, तो इंडिया इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, चलिए ठीक है आपने बता दिया भैया, इंडिया इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो फिर आप जो मनरेगा है यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मगन,
मनरेगा बोलते हैं, मनरेगा बोल देते हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो ये मनरेगा के अंतर्गत आप भाई क्यों क्यों आप मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं, कम से कम वेतन की बात क्यों कर रहे हैं? जब आपको पता है कि भाई इंडिया इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो फिर मनरेगा में, मनरेगा मतलब जो गाँव में 100 डेज़ का काम मिलता है, किसी भी बंदा, अगर कोई भी व्यक्ति, वो मान लीजिए उसको कहीं काम नहीं मिला और वो घर पे बैठा है, तो गवर्नमेंट उसको 100 दिन का काम देती है। अब 100 दिन के काम में 365 दिन में मान लीजिए उसको 100 दिन का काम मिल गया, उसमें भी फिर आप मिनिमम बेसिस कर रहे हैं उसका, है ना? अब 2 टाइम्स मिला, चलिए मान लीजिए 200 टाइम्स उसको काम मिल गया, 300 टाइम्स काम मिल गया, बट उसमें भी आप मिनिमम बेसिस की बात कर रहे हैं। जब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी है, तो मिनिमम बेसिस की क्यों बात चल रही है? समझ रहे हैं ना यहाँ पे? तो ये हो गया। अच्छा, फिर आगे क्या था? नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है, इसकी जो रियल जीडीपी की बात करें, जो ग्रो हो रही है लगभग 5.3 से, एनुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि साल भर में। बट डिमांड है फॉर द मनरेगा वर्क आल्सो ग्रू एट द, और मनरे देखिए, इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है 5.3% से, उसी तरीके से जो मनरेगा है उसका वर्क है वो भी 5.4% से हर साल ग्रो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब इसका मतलब ये है कि भाई हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और मनरेगा में आप वेजेस की बात चल रहे हैं, है ना? तो कुल मिला के ये है कि तो आप एक क्या बोलते हैं उसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? तो मनरेगा और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनमें क्या संबंध हो गया? इनमें संबंध हो गया, फिर तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जॉब डेटा प्रोडक्ट जो भी मैंने बताया आपको। क्लियरली दिस इज अ बिग डिसोनेंस बिटवीन द जीडीपी ग्रोथ एंड इट्स ट्रांसलेशन इनटू एक्चुअल जॉब ऑफ द इनकम फॉर द पीपल्स। क्लियर है यहाँ तक? जीडीपी तो ग्रोथ कर रही है पर लोगों के पास जॉब नहीं है, आप ऐसी भाषा में समझ सकते हैं, सादा सी भाषा में, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और बता दूं आपको, जो पीपल है हायर कास्ट के, वो कंटिन्यूसली नियर 3 साल से लगभग आप कह सकते थे, फॉर्मल सर्विस सेक्टर जॉब में डेटा निकाला गया है, वो जीडीपी ग्रोथ प्रोड्यूस, यू कैन से दैट, जो आपके उसमें जो हाई कास्ट वाले हैं। और अच्छा, मनरेगा में कौन है भैया? 80% जो वर्कर है ना मनरेगा में, वो आपके अप्रेस्ड कास्ट ऑफ द दलित, ट्राइबल्स, बैकवर्ड कास्ट, इन 3 कास्ट के लोग मिलेंगे आपको किसमें, मनरेगा में। तो अब तक आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी कि मनरेगा को किस तरीके से, अगर आप मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं तो फिर, और ये भी कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, और वर्ल्ड फास्टेस्ट इकोनॉमी है हमारी, तो उसमें अगर इन दोनों में आप रिलेशन देख रहे हैं, तो फिर रिलेशन ये तो फाउंड आउट ये हो रहा है भैया कि ये तो यूनिवर्सली आ रहा है ना। आप कह कुछ रहे हैं और कुछ कुछ हो रहा है, जैसे वही वाली बात कि इंडिया में बोल दिया कि हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग है, अब पता चला कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, क्या ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है? नो। पढ़ा लिखा हुआ आदमी अगर ये काम कर रहा है तो इट्स नॉट ए फास्टेस्ट ग्रोइंग। उसके बाद आरबीआई की बात करें, 1980 और 90 की बात करें, हर एवरी परसेंटेज पॉइंट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ प्रोड्यूस 2 लाख फॉर्मल जॉब्स। अच्छा, 80 और 90 की बात करें तो उस टाइम में आरबीआई जो है आपका लमसम 2 लाख जॉब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे जो इम्पोर्टेंट ऑफ द फोकस ऑन द जॉब इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमिक इनिशिएटिव रादर देन मेरली चेस हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ। तो कहानी ये है भैया, इम्पोर्टेंट फोकस जो है ना, वो जॉब पर नहीं है, किस पर फोकस है हमारा? बस हेडलाइन होनी चाहिए कि हमारी जीडीपी क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है ना, इस पे हेडलाइन होनी चाहिए हमारी। फॉर एग्जाम्पल, देयर हैज बीन ए मच होला वैल्यू रिसेंटली अबाउट इंडियाज फॉर ए इनटू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फॉक्सकॉन क्या कह रहा है, नियरली डबल इट्स रेवेन्यू बिटवीन द 2010 से 20 से। तो फॉक्सकॉन ने भैया अपना जो है ना, डबल डिजिट किया है कब, 2010 से 20 तक, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा माइन मिनरल्स और इंडिया फ्यूचर की बात कर लेते हैं, क्या भी है। तो न्यू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और एमएमए बिल कैन बी पोटेंशियल बूस्टर्स सोर्ट इन इंडिया इकोनॉमिक आर्म इफ एडमिनिस्ट्रेटेड प्रॉपरली। भैया बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा गया? देख रहे हैं आप कि जो न्यू माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट है, रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में आया, ये क्या कह रहा है भैया, अगर इसको आप जो माइन और मिनरल्स को अगर आप प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो भैया ये पोटेंशियल जो आपका है इंडिया इकोनॉमी का इतना बूस्ट कर देगा। बहुत ही जो बात करें ना आप जीडीपी की ग्रोथ की, और जेडीपी यानी कि आपका जो डेटा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या रीज़न है, मैं थोड़ा सा आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा कि भई हम उस पे काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो भी देखेंगे। While electronic chip and equipment are key, the transaction, the fountain of this change are minerals such as lithium, cobalt, graphite and rare earth elements। देखिए, हमारे पास जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझाता हूँ।
मान लीजिए हमारे पास कोस्ट लाइन है लगभग 7,000 किलोमीटर है, पर भैया इंडिया जो पोटेंशियल है, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे मिनरल्स मिलेंगे जो आपके हमारी इंडिया जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। बट क्या है भैया, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? लैक ऑफ एक्सेस ऑफ लेटेस्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी कमी है, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है, प्रीवियस इंसिडेंट भी हमने देखे ऑफ लेबर एक्सप्लोइटेशन का इन माइनिंग, है ना, हैव प्रिवेंटेड इंडिया दस फॉर द एक्सप्लोरिंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो जो न्यू MMA यानी कि आपका मिनरल माइंस एक्ट है, बिल प्रॉमिस टू चेंज द थ्रो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन एक्सप्लोरेशन ऑफ स्टेटिस माइनर इंक्लूडिंग लिथियम्स। तो कुल मिला के ये है कि हमारे पास 7,000 की कोस्ट लाइन तो है। अब 7,000 की कोस्ट लाइन में हमारे पास बहुत से मिनरल्स भी मिल सकते हैं, है ना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मिलेंगे विच इज अ वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमंस। सो अब हमारे पास क्या है भैया, इस चीज़ की सुविधा ही नहीं है हमारे पास, है ना। अच्छा, उसके बाद तो कुल मिला के यही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और समझ लेना है कि भैया इसके लिए चिंतन शिविर लगाई गई है कि हेडलाइन जीडीपी जो है ना, वो ट्रू इकोनॉमी को नहीं दिखा रही है आपकी, है ना। हेडलाइन जीडीपी कुछ है, डेटा कुछ है हमारे पास, बात कुछ और चल रही है। तो उसके लिए चिंतन शिविर में इन सब चीज़ों को लेके ग्रो की बात हो, और आगे चल के जॉब डेटा प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे, बट इंस्टीड सॉरी थोड़ा सा दिया है, बट इंस्टीड आस्क व्हाट आवर जीडीपी शुड जॉब डेटा प्रोडक्ट। सो कुल मिला के मैं बता दूं आपको कि भैया कह कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है, और जो चीज़ें हैं कम से कम मनरेगा में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिनिमम वेजेस की बात नहीं चलनी चाहिए। कारण क्या है कि भैया गरीब आदमी को जैसे भी करके नौकरी मिल पाती है, उसमें भी आप उसको वेतन कम कर दो, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। एंड वो कहाँ जाए, कैसे काम करे, क्या करे, है ना। सो यही था हमारे आज के एडिटोरियल में। ओके, आज हम अपने सेशन को यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच।